नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से आप सभी साथियों का स्वागत है। एक बहुत बड़ी घटना हुई है जिसमें सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को के नाम पे लेटर लिखा है। उस लेटर में प्रधानमंत्री जी के नाम लेटर क्या लिखा है वो द हिंदू में छपा है आर्टिकल, जिसमें सोनिया जी ने एक चिट्ठी जारी किया है। उस चिट्ठी में उन्होंने बहुत अहम बात कही है जिसको लेकर के काफ़ी उठापटक भी है और एनडीए गठबंधन के लोगों को सोचना होगा कि आखिर क्यों ये बात कही गई है। इसी को लेकर के आपसे आज चर्चा होनी है, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से कहा है कि आम सहमति का उपदेश देना और टकराव को भड़काना, इसके बारे में सोनिया जी ने बोला है। और जानते हैं कि ये बात किसके लिए उन्होंने कही होगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो इसी पे आज चर्चा करेंगे। जो भी नए साथी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। उन्होंने अपनी बात ये कही है कि प्रधानमंत्री चुनावी नतीजों से सहमत है या मतदाताओं द्वारा भेजे गए संदेश पर विचार कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही है कि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, प्रधानमंत्री जी की वहाँ से गुजर हो रहा था और वाराणसी का ही मामला था और उनकी गाड़ी पे किसी ने चप्पल फेंक दी थी। और ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है, जिसका ना तो हमें वीडियो दिखाने में अच्छा लगता है और ना ही इस पर बात करनी चाहिए। लेकिन जनता चाहती क्या है, इस पर बात सोनिया जी बोल रही हैं। इसी पर इन्होंने अपना एक लेख लिखा था जिसको हिंदू ने प्रकाशित किया है और ये लेख कल जारी हुआ है। कल हिंदू ने इसको अपने आर्टिकल में छापा है। उस लेख में उन्होंने कहा है कि आम सहमति का उपदेश देना लेकिन टकराव को भड़काना। सोनिया गांधी ने द हिंदू अखबार में एक लेख में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी उपदेश तो आम सहमति की देते हैं लेकिन टकराव को भड़काने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि संसद के पहले चंद दिनों में ही इसका आभास हो गया है। अभी 4 जून 2024 में आए चुनावी नतीजों ने हमारे देश के मतदाताओं ने स्पष्ट और मजबूती के साथ अपना फैसला सुनाया है। यह एक ऐसे प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार का संकेत है जिसने चुनाव प्रचार के दौरान खुद को भगवान का दर्जा दे दिया था। इस फैसले ने न केवल ऐसे दावों दिखावों को नकार दिया बल्कि विभाजनकारी, कलहपूर्ण और नफरत की राजनीति को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए नरेंद्र मोदी के शासन की प्रकृति और शैली दोनों को नकार दिया है। ये जनता के बारे में सोनिया जी कह रही है। फिर भी प्रधानमंत्री के हाव भाव वैसे नजर आते हैं जैसा कि कुछ बदला है, जैसे कुछ भी नहीं बदला है। वे आम सहमति के महत्व का उपदेश तो देते हैं लेकिन टकराव को ही अहमियत देते हैं। चुनावी नतीजों या जनादेश से उन्हें कोई सबक नहीं मिला है। इसका कोई संकेत नहीं मिलता है कि देश के करोड़ों मतदाताओं ने उन्हें कोई संदेश दिया है। 18वीं लोकसभा के पहले कुछ दिन दुखद रूप से दुखद रहे और निराशाजनक रहे हैं। ऐसी कोई भी उम्मीद या अपेक्षा कि हमें कोई बदलाव हुआ है, रवैया देखने को नहीं मिलेगा। ये सोचना मतलब अजीब सी बात होगी। आपसी सम्मान और सामंजस्य की नई भावना या सौहार्द की बात को तो दूर, इस बाबत कोई कदम उठाने की उम्मीद भी गलत ही साबित हुई है। मैंने पाठकों को याद दिलाना चाहती हूं कि जब स्पीकर पद पर प्रधानमंत्री के दूतों ने इंडिया गठबंधन के लोगों से सहमति की बात की थी तो गठबंधन के दलों ने प्रधानमंत्री को क्या कहा था। साफ और सीधे शब्दों में कहा गया था कि हम सरकार का समर्थन करेंगे लेकिन परंपरा और प्रथा के मुताबिक डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाना उचित होगा। यह एक तार्किक आग्रह था जिसे उस शासन ने ठुकरा दिया जिसने 17वीं लोकसभा में लोकसभा उपाध्यक्ष के संवैधानिक पद को खाली ही छोड़ दिया था। ये सोनिया जी ने इस बारे में बताया कि जैसे कि स्पीकर को पद को लेकर के हुआ और ध्वनि मत से वो प्रस्ताव पारित हो गया और बिरला साहब वहाँ के अध्यक्ष बन गए और डिप्टी स्पीकर के लिए विपक्ष चाहता है कि उनका अपना प्रत्याशी होना चाहिए, उनका विपक्ष का व्यक्ति होना चाहिए डिप्टी स्पीकर पे। इसको लेकर के उन्होंने इस बात को कही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी द्वारा आश्चर्यजनक रूप से फिर से उछाला गया, यहाँ तक कि लोकसभा अध्यक्ष ने भी इसका जिक्र किया, जिसकी स्थिति निष्पक्षता के अलावा किसी भी सार्वजनिक राजनीतिक रुख या झुकाव से अलग होनी चाहिए। यह प्रयास संविधान, उसके मूलभूत सिद्धांतों और मूल्यों और उनके द्वारा बनाई गई और
सशक्त की गई संस्थाओं पर हमले से ध्यान हटाने का तरीका था, जो कि संसद के सुचारू कामकाज के लिए कतई अच्छा नहीं है। दरअसल यह ऐतिहासिक तथ्य है जो अभी इसके पहले जो मैंने आपको बताया वो उन्होंने बात की है 1977 में जो इमरजेंसी लगी थी उसको लेकर के उन्होंने ये बात कही है। और वो आगे इस बात को कहती हैं कि दरअसल यह ऐतिहासिक तथ्य है कि मार्च 1977 में देश के लोगों ने इमरजेंसी पर स्पष्ट जनादेश दिया था, जिसे निसंकोच और सदाशयता से स्वीकार किया गया, यानी इसे लोगों ने स्वीकार किया। यह भी तथ्य और इतिहास में दर्ज है कि 3 साल बाद ही उनकी पार्टी की सत्ता में वापसी हुई थी, जिसे देश ने खारिज कर दिया था। देश ने उसे खारिज करके वापस से इंदिरा जी प्रधानमंत्री बन गई थी, वह भी ऐसे बहुमत के साथ जिसे श्री मोदी और उनकी पार्टी कभी हासिल नहीं कर पाए। हमें आगे की ओर देखना होगा। संसद की सुरक्षा में हुई निंदनीय चूक पर चर्चा की वैध मांग कर रहे हैं। 146 सांसदों का बेहद अटपटा और अभूतपूर्व निलंबन स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करने का एक तरीका था कि बिना किसी चर्चा के 3 ऐसे आपराधिक न्याय कानून पारित किए जा सकें जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। कई कानूनी विशेषज्ञों और अन्य लोगों ने इन कानूनों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है। क्या इन कानूनों को तब तक लागू होने से नहीं टाला जा सकता जब तक कि इनकी स्थापित संसदीय प्रक्रियाओं द्वारा जांच नहीं हो जाती, खास तौर से जबकि 2024 के चुनावी नतीजे स्पष्ट संकेत देते हैं। इसी तरह वन संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण कानून को भी बीते साल उस दौरान जबरदस्ती पास करा दिया गया जब संसद में हंगामा हो रहा था। ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया, जिससे कि पर्यावरण परिस्थिति और मानविकी आपदा की आशंका है। क्या इसकी भी समीक्षा नहीं होनी चाहिए, जिससे कि प्रधानमंत्री जो सहमति का दावा करते हैं वह अर्थपूर्ण साबित हो सकता है और कानूनों को संसद में पूरी चर्चा के बाद ही पास कराया जाता? ये सवाल उन्होंने किया है। और साथ ही उन्होंने लाखों युवाओं के जीवन पर कहर ढाने वाले नीट घोटाले पर शिक्षा मंत्री के त्वरित और पहली प्रतिक्रिया तो यही थी कि जो कुछ हुआ है इसका खंडन करते हुए उसकी गंभीरता को ही नकार दिया जाए। प्रधानमंत्री जो खुद परीक्षा पे चर्चा करते रहे हैं, पेपर लीक के पूरे मामले पर संदिग्ध रूप से खामोश हैं। प्रधानमंत्री जी की खामोशी को लेकर वो चर्चा कर रही हैं कि जिस पर वो खुद चर्चा करते रहे हैं, और आज प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से खामोश है, जिसने देश के तमाम परिवारों को परेशान कर दिया है। एक कथित उच्चाधिकारी वाली समिति तो बना दी गई, लेकिन असली मुद्दा यह है कि NCERT, UGC और विश्वविद्यालयों जैसे शैक्षणिक संस्थानों की व्यावसायिकता को बीते 10 वर्षों में काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया गया है। आगे उन्होंने बात रखी है कि ये तो नीट के बारे में उन्होंने बता दिया कि नीट की परीक्षा और जितने भी पेपर लीक हुए, जैसा कि सदन में राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बताया कि 7 वर्षों में 70 पेपर लीक हुए, उस पर ये इन्होंने चर्चा की सोनिया जी ने, और उस पर आगे चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा उसमें कि इस बीच देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न की घटनाओं में फिर से वृद्धि हो गई है। बीजेपी शासित राज्य में मात्र आरोपों पर ही कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए अल्पसंख्यकों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें सामूहिक सजा दी जा रही है। अभी आप लोगों ने सुना, जैसे मध्य प्रदेश में आरोप लगाया गया कि 11 लोगों के घरों पर बुलडोजर चला और कहा गया कि उनके घरों में बीफ का मांस था, तो उस पर ना ही कोई जांच, ना कोई कमेटी, ना कोई कुछ, बस इस आरोप के ऊपर वो 11 लोगों के घरों को गिरा दिया गया था। और ऐसे बहुत सी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। बाकी उन्होंने आगे बोला है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों पर सांप्रदायिक अपशब्दों और खालिश झूठ के जरिए जो हमले किए थे, उसके बाद जो कुछ हो रहा है यह सब आश्चर्यजनक नहीं है। उन्होंने इस डर से भड़काऊ बयानों को और बढ़ावा दिया क्योंकि चुनाव उनके हाथ से निकल रहा था। इस तरह उन्होंने अपने पद की गरिमा और मर्यादा पर पूरी तरह से अपनी गरिमा और मर्यादा को पूरी तरीके से अनदेखा किया है। 2022 में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को मणिपुर के विधानसभा चुनाव में साफ बहुमत मिला था, फिर भी 3 महीने के अंदर ही मणिपुर जल उठा था। मणिपुर के बारे में आप लोगों को पता ही है कि किस तरह से पिछले कई महीनों से 1 साल से ऊपर हो गया, और जिस पे मोहन भागवत जी ने भी अपने बयान में बोला कि वहाँ पर ज़रूरत है कि इन सब चीज़ों को बंद किया जाए। और उधर नेता विपक्षी दल जो अभी हैं राहुल गांधी जी,
उन्होंने अपनी यात्रा भी मणिपुर से ही स्टार्ट की थी। लोगों का सहयोग मिला और लोकसभा के चुनाव में वहाँ की दोनों सीटें इंडिया अलायंस के खाते में गई, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई सलूशन निकले उस पर कोई कार्रवाई होती हुई दिखी नहीं। अंदर खाने क्या हो रही है मालूम नहीं। तो इस तरह से सोनिया जी ने लगभग सारे चीज़ों पे बात की, चाहे वो प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार को लेकर के, जिसमें घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसमें ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोगों में धन बांट दिया जाएगा, इसका उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में चर्चा की गई, उनके बयानों के बारे में चर्चा की गई कि देश के संसाधन पर पहला हक अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों का होगा, जिसमें महिलाओं से उनके मंगलसूत्र तक ले लिए जाएंगे, इसका भी जिक्र किया गया था। और उसमें साथ ही गुजरात की एक जनसभा में कहा गया था कि अगर आपके पास 2 भैंस है तो एक भैंस सरकार अगर उनकी बनेगी तो ले लिया जाएगा, इसके बारे में भी चर्चा किया था। तो उन्होंने शॉर्ट में सोनिया जी ने इसके बारे में भी बताया, उन्होंने अल्पसंख्यक के बारे में भी बताया, उन्होंने नीट पर जो बच्चे आज परेशान हैं, उनका अपना भविष्य दांव पे लगा हुआ है, जिस पर वो सवाल पर जवाब चाहते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की। तो अब देखना होगा कि देश के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं, विपक्षी दल के नेता जो भी सवाल जिस तरह से उठा रहे हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ तक पहुँचेंगी। साथ ही अभी कल 1 तारीख है और CRPC की जो नया कानून है वो कल 1 तारीख से लागू हो जाएगा, जिसमें विपक्षी दलों का एक तरीके से ये आरोप है कि पुलिस राज कायम हो जाएगा और पुलिस के माध्यम से ही सारी चीज़ें होंगी। ये एक अलग विषय है, लेकिन सबसे ज़्यादा विषय ये है कि जो धाराओं को चेंज किया गया है और 100 साल से ज़्यादा हो गया, चाहे वो पुलिस विभाग हो या फिर एडवोकेट्स हों जिनके ज़बान पे धाराएं रटी हुई हैं, तो अब उनको नए सिरे से उनको याद करना पड़ेगा कि किस धारा पे क्या प्रावधान है, इसको भी समझना होगा। ये भी एक विषय है जिसकी उनको इस पर होगा। इसके साथ ही उन्होंने उस पर चर्चा की कि जिस तरीके से पिछले लोकसभा में 17वीं लोकसभा में लगभग 146 सांसदों को अभूतपूर्व तरीके से निलंबित कर दिया गया था सदन से, उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जिस तरह से ये किया गया। और इस बात पर भी उन्होंने चर्चा की कि जिस तरीके से स्पीकर महोदय ने आपातकाल का जिक्र सदन के अंदर किया था, उस पर भी उन्होंने आपत्ति जताई और उन्होंने उसमें साफ साफ ये बात कही कि 77 में निश्चित रूप से इमरजेंसी का जो जनादेश जिनको मिला था और उसके बाद जनता ने 80 में उसी को नकार दिया और इंदिरा गांधी जी को बहुत बड़ी बहुमत के साथ वापस से प्रधानमंत्री भी बनाया। तो ये सारी चीज़ें सोनिया जी ने अपने लेख में लिखा और जिसको द हिंदू ने छापा। अब ये देखना होगा कि आखिर इंडिया गठबंधन में जो उनके सहयोगी हैं वो आगे उस पर क्या निर्णय लेते हैं और क्या सोचते हैं। ये आने वाले समय में ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी, क्योंकि सरकार को बहुमत भी साबित करना होगा। ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का जो इस चैनल पे जुड़े हैं। जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।